हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अंतरिम बजट 2024-25। बजट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा गायत्री मंत्र में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? इसको जारी किया है UNEP। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। तीसरे क्रम का है। पहली बार यह जारी किया गया था 2011 में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में खाद्य अपशिष्ट, जो खाद्य वेस्ट हुआ है, वह 19% वेस्ट हुआ है, जबकि 1/3 जो हिस्सा है यह खाद्य असुरक्षा में है। उसके बावजूद 19% जो खाद्य है यह वेस्ट हो रहा है। 783 मिलियन लोग भूखे सो रहे हैं और सर्वाधिक अपशिष्ट, सर्वाधिक वेस्ट जो हो रहा है वो घर से हो रहा है। 79 kg 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन को वेस्ट कर रहा है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 111। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। विश्व वन्यजीव संगठन WWF, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर है ग्लैड, स्विट्जरलैंड, इसका लोगो है जायंट पांडा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्थापना 1971, इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है, फेमस बैठक, यह होती है दावोस, स्विट्जरलैंड में। UNEP स्थापना 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को, USA के हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है चीन ने। यून हाई 3 यह एक मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। इससे पहले भी हाल ही में भारत ने भी एक मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया है, इनसैट 3DS। किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 से। नेक्स्ट है आपका, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन रेनबी, और एशिया का सबसे लंबा नदी यहीं पर है यांगटीसी नदी, और इसी के किनारे संघाई शहर है, इस नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका, आदित्य L1 PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। जो आदित्य L1 है यह L1 पॉइंट पर गया है। एक्सपोसेट PSLV C-58 से। NVS-01 नेविगेशन सिस्टम की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है NVS-01, इसको लॉन्च किया गया GSLV F-12 से। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया LBM 3 M4 रॉकेट से, बाहुबली रॉकेट। नेक्स्ट है आपका POEM-03, इसको लॉन्च किया गया एक्सपोसेट के साथ ही PSLV C-58, इसको पुनः वायुमंडल में प्राप्त कर लिया गया है, तो इसरो की बड़ी उपलब्धि है। GSAT-20 इसको लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिए @justdoityar, वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है किस प्रकार आपको PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की गई गुरुग्राम हरियाणा में। मेक इन इंडिया के तहत इसकी स्थापना की गई है, भारत और इजराइल ने मिलकर इसकी स्थापना की है, तो इजराइल ने भी इसमें मदद की है। निर्माण यहाँ पर किसका किया जाएगा? अभ्र मिसाइल। अभ्र मिसाइल यह क्या है? MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया कंपनी में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। USA का एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, या इसको ट्रायम्फ भी कहा जाता है। भारत के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम है, एक है समर लंबी दूरी का
और वसारोद यह कम दूरी का है। नेक्स्ट आपको ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया। इजराइल की संसद का नाम है नीसेट। फिलिस्तीन अथॉरिटी के पीएम बने हैं मुस्तफ़ा। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में। अदानी समूह इसने भी हाल ही में गुजरात में मुंद्रा स्थान पर तांबा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है और यह विश्व का सबसे एकल स्थान वाला तांबा संयंत्र है। इसकी क्षमता है फाइनेंशियल ईयर 2029 1 मिलियन टन पर मतलब प्रति वर्ष है, 1 मिलियन टन प्रति वर्ष। इसका उद्देश्य है तांबा का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिससे आयात कम हो। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, चुकिप मारा तांबे की सबसे बड़ी खान। यह स्थान कहाँ पर है? चिली में। खेतड़ी, यह भी तांबा के लिए फेमस है स्थान, राजस्थान में है, झुंझुनू स्थान पर। मोनोजाइट मृदा, इसमें थोरियम के भंडार मिलते हैं, केरल में पाया जाता है यह मृदा। लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला। वेनेडियम का भंडार गुजरात में। पीतल, इसको ब्रास कहा जाता है, पीतल मतलब पिताजी ट्रिक है, तांबा और जिंक से मिलकर बना है। कांसा, ब्रॉन्ज कहा जाता है, यह किससे मिलकर बना है? तांबा और टिन से। सबसे हल्की धातु है लिथियम। हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन का संबंध किससे है? इनका संबंध है इजराइल से। डेनियल काहनमैन, इनका जन्म तेल अवीव इजराइल में हुआ था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र के जनक हैं माने जाते हैं और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला था। इनकी फेमस बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा और इसके 3 आधार होते हैं, पर कैपिटल इनकम, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। इसमें भारत की रैंक है 134। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108, यह भी जारी करता है यूएनडीपी। विश्व खाद्य दिवस यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1995 को खाद्य जो विश्व खाद्य संगठन है FAO, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ब्रट लैंड कमीशन, देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 30 के बीच में 17 गोल हासिल करने हैं। इसमें से पहला गोल है गरीबी उन्मूलन। SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको धारणीय विकास कहा जाता है और इसकी जो परिभाषा है ना, यह किसने दी थी? ब्रट लैंड कमीशन ने दी थी, ब्रट लैंड ने दी थी। पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास किया जाता है वह कहलाता है धारणीय विकास। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर या इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के पाली जिला, यहाँ पर जार्डन गांव है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया है। इसका निर्माण हुआ है नागर शैली में। यहाँ पर 2000 स्तंभ लगाए गए हैं, मतलब, और इसकी जो ऊंचाई है 135 फीट है। यहाँ पर गुरु माघवानंद समाधि, मतलब इनकी मंदिर भी है, इनका गुरु माघवानंद समाधि मंदिर है और यहाँ बड़ी मात्रा में शिवलिंग भी स्थापित हैं। तो वर्ल्ड का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर स्थापित हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका राम मंदिर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगीराज। शैली है नागर शैली। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, इसको विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है हिंदी में। महादेव जी का मंदिर है, राजस्थान के राज संबंध नाथद्वारा में है। अंकोर वाट का मंदिर 8वां अजूबा घोषित किया गया है, कंबोडिया में है। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। विष्णु मंदिर है, खमेर वंश ने निर्माण करवाया है और शासक का नाम है सूर्यवर्मन II। नेक्स्ट है आपका बृहतेश्वर मंदिर, इसको बिग टेम्पल कहा जाता है, तंजावुर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका रमप्पा मंदिर, इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है, तेलंगाना में 39वां विश्व धरोहर है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, इसका अनावरण किया गया तेलंगाना में। होलेश्वर मंदिर या कहाँ पर है? कर्नाटक में है, 42वां विश्व धरोहर, नवीनतम विश्व धरोहर है भारत का। सबरीमाला मंदिर, यहाँ पर मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पर है? केरल में है।
नेक्स्ट आपका खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली में बना है। यहाँ पर फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में है। कामाख्या माता मंदिर, यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, कहाँ पर है? असम में है। एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण करवाया और राजा का नाम है कृष्ण फर्स्ट। इसकी विशेषता यह है कि यह ऊपर से नीचे एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, एलोरा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा राज्य का। गोपालपुर पोर्ट या कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अभी हाल ही में गोपालपुर जो पोर्ट है बंदरगाह, इसका अधिग्रहण कर लिया है अदानी समूह ने। कितने रुपए में? 3,350 रुपए नहीं, करोड़ रुपए में। 3,350 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण कर लिया है अदानी समूह ने। अदानी समूह ने इससे पहले भी बहुत सारे पोर्ट का अधिग्रहण किया है। मुद्रा पोर्ट गुजरात, हाइफा पोर्ट इजराइल, हजीरा पोर्ट गुजरात, धामरा पोर्ट ओडिशा, इन सब का भी अधिग्रहण अदानी समूह ने किया है। अभी हाल ही में अंबानी और अदानी पहली बार संयुक्त बिजली परियोजना स्टार्ट किए हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका चाबहार पोर्ट ईरान में है, निर्माण करवाया है भारत ने। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, निर्माण करवाया है चीन ने। दुक्कम पोर्ट ओमान में है, निर्माण कराया है इंडिया ने। कांडला पोर्ट, अब इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया है, कहाँ पर है? गुजरात में है। बिझिगम पोर्ट या केरल में, अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर पहला जहाज चीन का आया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ पर हुई है? तेलंगाना में। चालुक्य शिलालेख या 900 वर्ष पुराना है, इसकी खोज की गई है गंगापुरम तेलंगाना में। गंगापुरम स्थान है तेलंगाना में, यहीं पर इसकी खोज की गई है। चालुक्य शिलालेख, इसको कन्नड़ शिलालेख भी कहा जाता है। यहाँ पर जो शिलालेख मिला है, यहाँ पर इस पत्थर में एक डेट लिखी गई है 8 जून 1134। इसमें लिखा गया है कि तलैया थर्ड शासक, इन्होंने सीमा शुल्क लगाया था और भगवान सोमनाथ के नाम पर ये शुल्क लेते थे, इसीलिए यह पता चला कि 900 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है आपका चालुक्य, इसकी राजधानी वातापी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। कंदम शिलालेख की खोज गोवा में। सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार किस अभिलेख में मिले? एरर अभिलेख, भानुगुप्त के समय का। कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है। इसी के बाद सम्राट अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। प्रयाग प्रशस्ति, इसके लेखक हरिश्रेष्ठ। हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख अहोल अभिलेख में किया गया और किसने हराया था? पुलकेशन सेकंड ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण UNDRR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि ये बने हैं कमल किशोर। कौन बना है? कमल किशोर बना है। और यह इससे पहले NDMA के प्रमुख थे। और नियुक्त करने वाले कौन है? UNO महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 का एक्ट है यह। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 2005 का एक्ट है और हेड कौन बने हैं? पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई, हेड बने हैं सदानंद बसंत। PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं, अभी हाल ही में FIH एथलीट पैनल के सह अध्यक्ष बने हैं। UN महासभा के अध्यक्ष 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। त्रिनाद और टेबको देश से इनका संबंध है। UNO के पहले महासचिव का नाम है ट्रिग्वे ली, नॉर्वे के हैं। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड में, इसके अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और 15 न्यायाधीश होते हैं। इनमें से एक न्यायाधीश हैं भारतीय, इनका नाम है दलवीर भंडारी, ये री इलेक्ट हुए हैं। UNO में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? 30 मार्च को। राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान पहले यहाँ पर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। फिर तीनों इन सब का एकीकरण होता है, 7 चरणों के अंदर एकीकरण किया जाता है और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को होता है। वर्तमान में राजस्थान फिर अस्तित्व में आ जाता है, जो वर्तमान राजस्थान है ये अस्तित्व में आता है। 7 चरण देख लीजिए। पहला चरण 18 मार्च 1948 में हुआ था और इसका नाम था मत्स्य संघ।
दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948, तीसरा हुआ था 18 अप्रैल 1948, चौथा हुआ था 30 मार्च 1949 को। यही डेट के दिन मनाया जाता है स्थापना दिवस राजस्थान का। यहाँ पर नाम दिया गया था बृहद राजस्थान। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इन सब का विलय किया जाता है। पाँचवा हुआ था 15 मई 1949, छठा हुआ था 26 जनवरी 1950, सातवां हुआ 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। बिहार स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, तेलंगाना 2 जून, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है आपका विजय छेत्री लैटिन अमेरिकी क्लब कोलन FC के साथ अनुबंधन करने वाले बने पहले भारतीय फुटबॉलर। तो फ्रेंड्स ये थी आज के करंट अफेयर्स। हम लोग देखते हैं बजट 2024-25। अंतरिम बजट 2024-25 यह पेश किया गया 1 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इनके बारे में देखिए, पहला अंतरिम बजट पेश किया है इन्होंने। सर्वाधिक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो है निर्मला सीतारमण। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और ये इनका छठा बजट है। 5 बजट वैसे पेश किया और ये अंतरिम बजट है। तो अंतरिम बजट इनका 1 है और 5 वैसे। जो छठा बजट पेश किया है, सबसे छोटा भाषण इसमें इन्होंने दिया है 58 मिनट का, और सबसे बड़ा स्पीच 2020 में इन्होंने दिया था 160 मिनट का, 2 घंटे 42 मिनट। किसने दिया था? निर्मला सीतारमण। सबसे बड़ा स्पीच भी इन्हीं के नाम है और सबसे छोटा स्पीच भी इन्हीं के नाम हो गया है। अंतरिम बजट के बारे में देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है? आम चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है ना, वो अंतरिम बजट होता है। इसमें नई घोषणा वादा नहीं किया जाता है, पुरानी जो उपलब्धियां होती है उसको गिनवाया जाता है। 2019 में पीयूष गोयल ने पेश किया था और इस बार किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। बजट का इतिहास देख लीजिए। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। आज मैंने गायत्री मंत्र में इसलिए अलग टॉपिक लिया है क्योंकि वो सर ने संविधान में वही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची करवाई, तो वो मैंने कई बार रिवीजन कराया, तो सोचा आज कुछ अलग टॉपिक ले लूँ, इसलिए मैंने ले लिया। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1947 को सरमूर सेठी के द्वारा, पहले वित्त मंत्री हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया 1950 में जॉन मेथाई के द्वारा। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। पहली महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया इंदिरा गांधी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट मनी बिल होता है और मनी बिल का पहला हाउस लोकसभा होता है। बजट मनी बिल होता है और मनी बिल का पहला हाउस क्या होता है? लोकसभा। देखिए बजट 2024-25 विकसित भारत @2047। 2047 शब्द के इसलिए यूज किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा क्योंकि 1947 में आज़ादी का 100वां वर्ष मनाया जाएगा। 1947 और फिर यहाँ 2047। 1947 आज़ाद हुए थे हम लोग और 2047 यहाँ मतलब 100वां जो दिवस है आज़ादी का वो कब मनाया जाएगा? 2047 में। इसीलिए विकसित भारत @2047 से महिला वित्त मंत्री ने यह बोलकर शुरुआत की है और यहाँ पर विकास के मंत्र दिए हैं। अमृतकाल का जो 25 वर्ष है अब से स्टार्ट हुआ है 2047 तक, ये जो अमृतकाल इस समय चल रहा है। यहाँ विकास का जो मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यहाँ पर GDP FDI के नए फुल फॉर्म बताए गए हैं। GDP का फुल फॉर्म बताया गया है गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस और FDI का फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। यहाँ पर ट्राइनिटी त्रिवेणी भी बताए गए हैं 3D। ये देखिए 3D कौन कौन से बताए गए हैं? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने वाले त्रिवेणी। ये सब महिला वित्त मंत्री ने जो अपना अंतिम बजट 2024-25 पेश किया उसमें सब ये नए फुल फॉर्म बताए हैं। सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया गया है। यह कहा गया इसमें PM जन खाता शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। PM स्वनिधि योजना यह शुरू किया गया था 1 जनवरी 2020 को। PM जनमन योजना या
विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति समूह है उनके लिए शुरू किया गया था। इसमें जो बहुत कमज़ोर जनजाति होते हैं वो इसमें शामिल है। 75 जनजाति हैं जो इसमें शामिल है PVTG में। इसके लिए एक समिति बनी थी ढेबर आयोग, और सर्वाधिक जो इसमें जनजाति हैं वो उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है आपका PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा योजना यह शुरू किया गया 17 सितंबर 2023 को। इसमें 18 ट्रेड्स है, 18 कारोबार हैं, जैसे नाई, बुनकर, लोहार, ये सब इसमें शामिल है। इनको लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमृतकाल अवधि 25 वर्ष के लिए है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष के तक की जो अवधि है, 75 वर्ष अभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं, इसके बाद जो 100वां वर्ष है इसके बीच में जो अवधि है ये क्या है, अमृतकाल की अवधि है। 2047 आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे। अमृत पीढ़ी युवाओं का सशक्तिकरण, PM श्री का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, बच्चों का समग्र और चरमुखी विकास, इसके बारे में बताया गया। स्किल इंडिया मिशन, उच्च शिक्षा, बड़ी संख्या में 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए। ये सब अपनी घोषणा बता रही, अपनी उपलब्धियाँ बता रही हैं कि हमने क्या क्या किया। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया। इसके तहत MSME को लोन दिया जाता है। अन्नदाता का कल्याण, अन्नदाता के लिए क्या किया, ग्राम किसान सम्मान योजना स्टार्ट किया गया 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, गोरखपुर से। इसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्त में, टोटल 6000 रुपये। अब नारी के बारे में देखिए, नारी शक्ति को प्रोत्साहन, मुद्रा योजना स्टार्ट किया गया 8 अप्रैल 2015 को। महिला उद्यमियों को लोन दिया जाता है। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है, 28% नामांकन बढ़ा है। STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यहाँ पर बालिका का जो नामांकन है यहाँ पर 43% बढ़ा है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है, नामांकन इतना बढ़ा है। फिर है FLWPP, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, जो श्रम बल है इसमें महिलाओं की भागीदारी भी 37% बढ़ी है। अब देखिए अमृतकाल की जो कार्यनीति है ये क्या रखी गई है, संधारणी विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए, समावेशी विकास पर्यटन और आवासन के लिए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। जो 25 वर्ष है इसमें क्या क्या विकास है, क्या कार्यनीति है, ये बताया गया है। अब देखिए पहले है संधारणी विकास। संधारणी विकास क्या होता है, क्लीन एनर्जी एंड पोल्यूशन लेस एनर्जी पर बात की गई है। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य क्या है, 2070। 22 जनवरी 2024 श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दिन सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई। यहाँ पर जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और यहाँ पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास किया जाएगा वो धारणी विकास कहलाता है। PM ई बस योजना शुरू की गई, 10,000 ई बस शुरू की गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ावा देने के लिए। फेम योजना शुरू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है अवसंरचना और निवेश। 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया जो इस प्रकार है। योजना यह स्टार्ट किया गया PM गतिशील के तहत। 3 योजना देखिए, ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात करने वाले गलियारे, और साथ ही में मेट्रो रेल और नमो भारत स्टार्ट किया गया। नेशनल हाईवे फाइनेंशियल ईयर 2022 कितना नेशनल हाईवे बनाया गया, देखिए यहाँ पर 1,44,634 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एयरपोर्ट 149 बने। नेक्स्ट आपका समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए, बालिकाओं 9 से 14 वर्ष को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना। सर्वाइकल कैंसर ये गर्भाशय का कैंसर है, इसका जिम्मेदार है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण यह शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। U-Win प्लेटफॉर्म गर्भवती महिला के लिए स्टार्ट किया गया। आकांक्षी जिले 112 हैं, समावेशी विकास करना इन जिलों का, मतलब जो आकांक्षी जिले हैं इनका समावेशी विकास करना ये भी लक्ष्य है। पर्यटन के बारे में देखिए, G20 इसका होस्ट किसने किया, भारत ने किया। 60 स्थानों पर इसकी बैठक हुई। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों का पर्यटन कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जो 25 वर्ष हैं इसमें मतलब क्या क्या और करेंगे ये भी है, और क्या कर चुके हैं वो भी बताया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नैनो DAP ड्राई अमोनिया फास्फेट, इसकी शुरुआत की गई कलोल गुजरात से। मत्स्य पालन इसको बढ़ावा देने के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्टार्ट किया गया।
लखपति दीदी योजना स्टार्ट की गई। फिर SHG लखपति, पहले लक्ष्य 2 करोड़ था, अब इसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। कर टैक्स कोई बदलाव नहीं किया गया, जो कर टैक्स है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशिष्ट मंत्रालयों का आवंटन, रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया, 6.2 लाख करोड़, रोड परिवहन को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़। मनरेगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 के अधिनियम से, तब इसका नाम था नरेगा। 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट होता है, फिर इसका नाम पड़ जाता है मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। 2024-25 में यहाँ पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आयुष्मान भारत पर 7,500 रुपये खर्च किए गए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर 600 करोड़। बजट अनुमान 2024-25 कुल व्यय कितना है, 47,65,768 करोड़। पूंजीगत व्यय कितना हुआ, 11,11,111 करोड़। 3.4% ऑफ GDP ये है पूंजीगत। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। क्या कहा गया, राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.8% और 2024-25 में कितना रहेगा, 5.1% अनुमान है। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, अब ये जो राजस्व रुपये आता है यहाँ पर, ये कहाँ से आता है, EMP मार्केट बोरोइंग यहाँ से आता है, 28% मान लीजिए आया। PII पर्सनल इनकम टैक्स आयकर से 19%, GST से 18%, ये सब इसमें आ गया पैसा। अब ये जाता कहाँ पर है, इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर जाता है, स्टेट को शेयर करने में जाता है, रक्षा पर जाता है, आता ऐसे है जाता भी ऐसे है। नोट, रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला कमीशन है, एकवर्त कमीशन विलय करने वाला है विवेक देवराय समिति। ग्रोथ रेट अनुमान कितना रखा गया है, 7.3%। फोकस 4 चीज़ों पे किया गया है, महिला, किसान, गरीब और युवा। तो फ्रेंड्स ये थे अंतरिम बजट 2024-25 जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को पेश किया गया। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।